आज की क्लास में हम स्टमक मेरिडियन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ऑर्गन है हमारे शरीर में, इसके जो निम्नलिखित कार्य होते हैं उनके बारे में आप अब आगे जानें। भोजन का जो पाचन होता है वो स्टमक के द्वारा होता है और ये इसका नंबर 1 काम है। नंबर 2, जो भी भोजन आमाशय में पचता है, स्टमक में पचता है, उस भोजन को पचने के बाद जो उसका मिश्रण होता है उसको छोटी आंत में भेजने का काम भी स्टमक करता है। और हमारे शरीर में ऊपर से नीचे की ओर एनर्जी यानी कि QI को प्रभावित करने का काम भी स्टमक का है। शरीर में जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके स्रोत के रूप में ये कार्य करता है। तो आमाशय का जो एक कार्य है उसको भोजन को पकाना, पचाना, जिससे कि स्प्लीन भोजन के अंदर उपस्थित सार तत्व को अलग कर शरीर में उचित जगह पहुंचा सके या जज्ब कर सके। जितने भी रोग अधिकतर होते हैं वो आमाशय के अधिकांश जो रोग होते हैं वो पाचन क्रिया गलत होने से उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर के जो मिडिल वार्मर है उसका कंट्रोलर स्टमक और स्प्लीन को कहा जाता है। मिडिल वार्मर शरीर के ऊर्जा पथों का केंद्र है। यहाँ से ऊर्जा नीचे की ओर और ऊपर की ओर बहती रहती है। स्टमक की ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। हमारे पाचन मार्ग में भोजन को ऊपर से नीचे की ओर ले जाने का काम स्टमक की एनर्जी यानी कि स्टमक QI करती है और स्प्लीन की ऊर्जा शरीर में नीचे से ऊपर, मध्य, सेंटर की ओर प्रभावित होती रहती है। स्प्लीन हमारे पचे हुए भोजन के सार तत्व को निकालकर उसमें से रक्त आदि का निर्माण करती है और उस निर्माण करके लंग्स और हार्ट में भेजती है। स्टमक QI या स्टमक की एनर्जी जब कहीं रुक जाती है तो इसे रिटेंशन ऑफ फूड कहा जाता है, क्योंकि भोजन को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नीचे की ओर भेजने का काम स्टमक का होता है। इस जगत से प्राप्त होने वाली एनर्जी यानी कि पोस्ट हेवनली की को हम स्टमक तथा स्प्लीन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। शरीर में जन्म के बाद प्राप्त होने वाली ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो स्टमक और स्प्लीन होता है और हमारे स्टमक और स्प्लीन मिलकर ये दोनों ही रूट ऑफ पोस्ट हेवन कहे जाते हैं, यानी कि जगतीय ऊर्जा। स्टमक हमारा ऊर्जा का निर्माण जब नहीं कर पाता और जब स्टमक डेफिशिएंट हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर, आदमी के अंदर कमजोरी महसूस होने लगती है, थकान ज़्यादा होती है और हमेशा रहने वाली थकान का उपचार करते समय स्टमक का उपचार ज़रूर करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। एक विशेष बात यह है कि स्टमक के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भोजन को ऊपर से नीचे की ओर भेजने के लिए लिक्विड की आवश्यकता होती है।
और इस लिक्विड की कमी से शरीर में स्टमक रूपी मिक्सर थक जाता है। जब ये लिक्विड कम हो जाता है तो हमारा जो पेट रूपी मिक्सर है वो थक जाता है और उसके बाद स्टमक ईन डिफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए हमें उचित मात्रा में जल का सेवन या लिक्विड का सेवन जरूर करना चाहिए। स्टमक को ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है तथा स्प्लीन को ड्राइनेस की ज़रूरत होती है। तो ह्यूमिडिटी की अधिकता से स्प्लीन क्यूआई और बॉडी फ्लूइड को नीचे से सेंटर की ओर नहीं ले जा पाती है। इस काम को करने के लिए स्प्लीन को ड्राइनेस की आवश्यकता पड़ती है या ड्राइनेस चाहिए। तो स्प्लीन में अथवा स्प्लीन मार्ग में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी होने लगती है। स्प्लीन के ऊर्जा में प्रवाह पथ में शरीर के निचले भाग में स्वेलिंग और भारीपन आने लगता है। तो हमारा जो स्टमक है वो शरीर के सभी बॉडी फ्लूइड का नियंत्रण स्रोत होता है। शरीर के सभी बॉडी फ्लूइड्स का एक माध्यम होता है, स्रोत होता है। क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं तथा पीते हैं, जो भी कुछ खाते पीते हैं तो उसी से शरीर के अनेक बॉडी फ्लूइड्स का निर्माण होता है। यदि शरीर में बॉडी फ्लूइड से संबंधित बीमारी होती है तो उसका कारण स्टमक ईन डिफिशिएंसी का करना चाहिए। हमारे पेट की जितनी बीमारियों का कारण है वो भोजन ही होता है। इसलिए भोजन को उचित मात्रा में उचित समय पर खाया जाए। कितना खाया जाए, कम खाया जाए या ज़्यादा खाया जाए, यह बहुत जानना आवश्यक है। तो आपको सूखा भोजन जो है वो हमारे आमाशय के लिए हानिकारक होता है। ज़्यादा सूखा भोजन खाएंगे तो हमारा पेट को नुकसान पहुंचेगा। और ज़्यादा फुल्के भोजन में क्या खाते हैं हम? मटरी, भुजिया, पाव रोटी, ड्राई फ्रूट, ये सब पेट के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए इनको कम मात्रा में लेना चाहिए, अति नहीं करनी चाहिए। आमाशय में ह्यूमिडिटी की कमी हो जाती है। अगर हम सूखा भोजन ज़्यादा खाएंगे तो हमारे जो स्टमक है उसमें ह्यूमिडिटी की कमी हो जाएगी और आमाशय सूख जाएगा और स्टमक ईन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके नंबर 2 की बात करें तो अधिक तासीर, गर्म तासीर का भोजन ज़्यादा मात्रा में अधिक समय तक खाया जाता है तो हमारे पेट में हीट बढ़ जाती है। इसमें क्या आते हैं, जैसे ज़्यादा चाय पीना, मिर्च मसाले ज़्यादा खाना, अदरक की चाय ज़्यादा पीना, अदरक ज़्यादा खाना, तो इससे स्टमक में हीट बढ़ने लगती है। किसी को नशे की आदत है, तंबाकू की आदत है, तो ये सब स्टमक हीट को बढ़ा देते हैं। और स्टमक हीट ज़्यादा बढ़ जाती है तो काफ़ी नुकसान होता है आगे चलकर। और ज़्यादा ठंडी तासीर का भोजन अगर हम लेंगे तो हमारे पेट में कोल्डनेस बढ़ जाएगी। जैसे रोज़ाना हम आइसक्रीम खाएं, पूरा दिन में आइसक्रीम खाएं या कोल्ड ड्रिंक पिएं या बर्फ़ खाएं तो उससे हमारे स्टमक में कोल्डनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे भी अनेक परेशानियां हमारी बॉडी में आने लगती हैं। जो व्यक्ति रात में देर से भोजन खाते हैं उनके स्टमक ईन डिफिशिएंसी हो जाती है और जल्दी जो करते हैं और चिंता करते हैं उनको भी स्टमक क्यूआई की रुकावट हो जाती है। और प्रारंभ में क्या होता है, रिटेंशन ऑफ फूड हो जाता है और बाद में कॉन्ट्रावेक्शन होने लगता है और पेट में ऊर्जा और बॉडी फ्लूइड की दिशा पलट जाती है और इसलिए डकारें आने लगती हैं, छाती में जलन होने लगती है और यहाँ तक कि उल्टी उपकाई आने की शिकायत भी होने लगती है। तो हमें नियमित समय पर भोजन करना चाहिए। ज़्यादा और कम भोजन ना करें। बिल्कुल कम भोजन करेंगे तो भी नुकसान होगा और ज़्यादा करेंगे तो भी नुकसान होगा। भोजन खूब चबाकर करें, जल्दी जल्दी भोजन ना करें। रात में बहुत ज़्यादा रात में भोजन ना लें और ज़्यादा भोजन करने से स्टमक को पचाने में परेशानी आती है, बाधा आती है और स्टमक को ऊर्जा ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। और ज़्यादा भोजन जब नीचे भेजेंगे स्टमक तो उसकी ऊर्जा और ज़्यादा घट जाएगी और ऊर्जा घट जाने से
आमाशय में जो भोजन है वो रुकने लगेगा, इसलिए बिना चबाए भोजन को निगलना नहीं चाहिए। अच्छी तरह चबाएं, धीरे धीरे खाएं, और इस प्रकार से भोजन खाएंगे तो जल्दी अच्छा पचेगा। तो इसलिए भोजन को निगलना नहीं चाहिए, अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। जो स्वस्थ जीभ होती है, अगर हमारा स्टमक ठीक से काम कर रहा है तो हमारी जीभ पर एक पतली सी परत होती है, बहुत कम सफ़ेद परत होती है, जो बताती है कि स्टमक ठीक से काम कर रहा है। यदि जीभ पर किसी कोई परत नहीं होती है तो इसका मतलब उस व्यक्ति की जो पाचन शक्ति है वो ख़राब हो चुकी है, और उसके लिए स्टमक क्यूआई घातक स्तर तक, और स्टमक क्यूआई उसकी कम हो गई है, इसलिए इस पर उपचार करना चाहिए। जीभ पर यदि किसी की सफ़ेद गाढ़ी परत है तो इसका मतलब स्टमक में ठंडक बढ़ी है, कोल्डनेस बढ़ी है, या कफ बढ़ गया है। किसी की जीभ पर पीली परत हो गाढ़ी वाली तो ये बताता है कि पीलापन कायम आता है हीट में, तो इसका मतलब उसके स्टमक में हीट बढ़ गई है। तो स्टमक जो है यांग ऑर्गन है और स्प्लीन यिन ऑर्गन है, और इस प्रकार से स्टमक और स्प्लीन का आपस में बहुत बड़ा संबंध है और पति पत्नी का रिश्ता है इसमें। तो स्टमक और स्प्लीन दोनों शरीर में अर्थ एलिमेंट से संबंधित ऑर्गन है। तो स्टमक में जो अधिकतर रोग आते हैं वो ऊर्जा बढ़ जाने से रोग होते हैं, और स्प्लीन में जो रोग होते हैं वो ऊर्जा घट जाने के कारण ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्टमक में हमेशा अक्सर स्टमक यिन डिफिशिएंसी होती है, और स्प्लीन में अक्सर स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी होती है, कि स्वभाव से यांग ऊपर की ओर प्रभावित होता है और यिन नीचे की ओर प्रभावित होता है। यदि स्टमक में डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे जो पेट में तनाव और दर्द होने लगता है। तो यदि इस प्रकार का दर्द होता है तो CV12 पर उपचार देना चाहिए, और स्टमक में ज़्यादा ऊर्जा के कारण, बहुत अधिक ऊर्जा के कारण, जब ऊर्जा का मार्गोल्लंघन हो जाता है, कॉन्ट्रावेक्शन हो जाता है, उपकाई और उल्टी आदि आने लगते हैं, तो इसके लिए हमें स्टमक मेरिडियन पर ST21 पर उपचार देना चाहिए। यहाँ पर आप देखें तो यदि सिम्टम्स के आधार पर देखें तो उसके बारे में अब आप जैसे कि पूरे मुंह में और हमारे फेस पर प्रॉब्लम है तो उसके लिए ST45 और 44 पर उपचार करना चाहिए। और हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में स्पेशली कोल्ड लेग और फीट हों तो उसमें ये उपचार काम करेगा। और शोल्डर में पेन है तो ST38 पर उपचार करें। दांतों में दर्द है तो ST44, ST45 पर, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है तो ST43 पर उपचार करना होगा। जब हमारे स्टमक के अंदर हाइपर एक्टिव लक्षण आ जाते हैं तो इसमें कैसे लगता है कि भूख बढ़ जाती है, किसी की भूख बढ़ जाती है और खाने का मन ज़्यादा करता है, शरीर में बुखार जैसा लगता है, ऐंठन आती है, और पैर के बाहरी भाग में दर्द होता है, यानी स्टमक मेरिडियन में दर्द होने लगता है। तो ये हाइपर एक्टिव लक्षण थे। अब हाइपो एक्टिविटी ऑफ स्टमक के लक्षण क्या हैं? गैस बनना, चलने में परेशानी होना, कमजोरी महसूस होना, वीकनेस आना, भूख बंद हो जाना, भोजन में स्वाद ना आना, गैस बनना, तो ये सब लक्षण हमारे हाइपो एक्टिविटी ऑफ स्टमक के हैं। अब यहाँ पर हम ट्रीटमेंट पैटर्न पर बात करते हैं। स्टमक के जो पैटर्न हैं डेफिशिएंसी टाइप के भी होते हैं और एक्सेस टाइप के भी। तो स्टमक QI यानी कि एनर्जी
स्टमक की डेफिशिएंसी डिसीज, तो स्टमक की एनर्जी से संबंधित होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इसके मुख्य लक्षण भी जानेंगे। तो सुबह सुबह थकान लगेगी और पेट और पेड़ों में दर्द होगा, यानी कि नाभि से नीचे दर्द होगा, और भूख घट जाएगी, भोजन में स्वाद नहीं आएगा, पतले दस्त होंगे, जीभ पर पीली परत होगी। तो इसका जो रोग के कारक हैं वो क्या हैं? भोजन, जिन लोगों को विटामिन प्रोटीन का पूरा नहीं मिल पाता उनमें ये रोग होता है, या कुछ लोग ज़्यादा भोजन खा लेते हैं आवश्यकता से अधिक, या आवश्यकता से कम भोजन करते हैं, या जो लोग डाइटिंग करते हैं उनको भी स्टमक क्यूआई की डेफिशिएंसी हो सकती है। पुरानी बीमारी में स्टमक क्यूआई डिफिशिएंसी हो जाती है, और जैसे पुराने ज्वर के बाद आई कमजोरी से स्टमक क्यूआई डेफिशिएंट हो जाता है। तो पुराना कोई भी ज्वर हो उसके बाद जो कमजोरी आती है उससे स्टमक की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर स्टमक की एनर्जी कमज़ोर हो जाएगी तो भोजन नीचे की ओर नहीं जा पाएगा, और इससे आमाशय तथा पेड़ों में दर्द अजीब सा महसूस होने लगेगा, भारीपन आ जाएगा, और स्टमक में ऊर्जा की कमी के कारण ये रोग हो जाते हैं। तो स्टमक के डेफिशिएंट हो जाने से आगे चलकर धीरे धीरे स्प्लीन क्यूआई भी डेफिशिएंट होने लगती है, क्योंकि इनका आपस में बहुत बड़ा रिश्ता होता है। और जब दोनों ही डेफिशिएंसी में पहुंच जाएंगे आगे चलकर, तो भूख की कमी, स्वाद की कमी, पतले दस्त, पीली जीभ आदि के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो इसमें जो प्रोटोकॉल हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ST36, CV6, CV12, UB21, इन सभी पॉइंट्स को आप सीडेट करें, 8 से 12 घंटे पेपर टेप के माध्यम से लगाएं, और इन पॉइंट को टोन करना चाहिए। अगला पैटर्न लेते हैं, स्टमक कोल्डनेस डिसीज। तो स्टमक में जो कोल्डनेस से रोग आते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसमें सबसे पहले लक्षण की बात करें तो सिम्टम्स आते हैं सब समय थकान लगना, सब समय, जबकि स्टमक क्यूआई डिफिशिएंसी में तो सुबह के टाइम पे थकान लगती थी, इसमें स्टमक कोल्डनेस में पूरा दिन थकान लगेगी, और पेट और पेड़ों से में असहजता होगी, और शौच के बाद ज़्यादा बढ़ जाती है, तथा मालिश करने से उसमें आराम मिलता है। तो ये लक्षण है। और भूख नहीं लगेगी, वो गरम भोजन और गरम पेय पदार्थ खाना पसंद करेगा, हाथ पैर ठंडे होंगे, पतले दस्त होंगे, सादे पानी की उल्टी हो सकती है, और ऐसे व्यक्ति की जीभ फूली हुई होगी और पीली होगी, दोनों हाथों में जो कमज़ोर तथा गहरी नब्ज प्राप्त होगी। भोजन में जो इसके रोग के कारक हैं उनके बारे में बात करें, भोजन में ठंडे भोजन, पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम आदि, बर्फ़ की अधिकता से ये रोग होता है। भोजन में विटामिन प्रोटीन आदि कमी हो जाए और बाहरी ठंडक आमाशय में चली जाती है, तो उससे भी स्टमक कोल्डनेस डिसीज होती है। उपचार सिद्धांत, स्टमक में कोल्डनेस बढ़ने के साथ साथ स्टमक क्यूआई भी डिफिशिएंट होने लगती है। तो इससे क्या होता है कि ठंडक अंदर हो जाती है, हाथ पैर ठंडे आने लगते हैं, और ऐसे व्यक्ति को पतले दस्त आने लगते हैं, तथा गर्म भोजन और गर्म पेय पदार्थ अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि कोल्डनेस है शरीर में, इसलिए गर्म खाना अच्छा लगेगा। कोल्डनेस में क्यूआई डेफिशिएंसी
हो और स्टमक में कोल्डनेस हो तो रोगी को दबाने से, पेट को दबाने से, मालिश करने से आराम मिलता है। गर्म भोजन तथा पेय लेने से भी राहत मिलती है। इसमें जो प्रोटोकॉल स्कीम दिखाए जा रहे हैं उनको लगाएं। ST36, CV6, CV12, UB20, 21 इनको टोन करें। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर पॉइंट दिखाए जा रहे हैं ST36, CV6, CV12, UB20, 21 इनको टोन करना है। और इसके अतिरिक्त आप ग्रुप सेकंड का उपचार भी ले सकते हैं। P6, CV12, ST34, UB21 इन सभी को टोन करना है या इन पर मोक्सा भी कर सकते हैं। इसका अगला पैटर्न है स्टमक yin डिफिशिएंसी। तो इससे कौन कौन से रोग आते हैं उनके बारे में जानेंगे। और इसके लक्षण हैं पेट और पेडू में दर्द होना, भूख न लगना, खाने के बाद भारीपन और प्यास लगी हो लेकिन पानी पीने की इच्छा ना होती हो, ये सब स्टमक yin डिफिशिएंसी के लक्षण हैं। मुंह तथा गला सूखा हो और ऐसे व्यक्ति को बुखार या तीसरे पहर बुखार जैसा लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति की जीभ लाल तथा बीच में पील्ड होगी। नब्ज दोनों हाथों में तैरती हुई प्राप्त होगी। इसके बाद ये रोग जो होता है उसके रोग के कारक क्या हैं। जो बिना समय कभी भी भोजन कर लेते हैं, उनकी दिनचर्या सही नहीं है भोजन की, तो उनको भी रोग होता है। जो बहुत रात में भोजन करते हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े टुकड़े तोड़कर खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, तो उनको भी स्टमक yin की डेफिशिएंसी होने लगती है। और खाते समय भी चिंता करते रहते हैं, खाते ही काम में लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को स्टमक yin की डेफिशिएंसी होने लगती है और उनके पेट में और पेडू में दर्द होने लगता है। शरीर में बॉडी फ्लूइड का जो स्रोत है हमारा स्टमक होता है। तो जब हमारे पेट में बॉडी फ्लूइड घट जाते हैं तो स्टमक yin डिफिशिएंसी के कारण ऐसा होता है और इससे बॉडी में बॉडी फ्लूइड घट जाते हैं, गला सूखने लगता है, मल सूखा हो जाता है, कड़ा हो जाता है। तो ये जब बॉडी में हमारे बॉडी फ्लूइड सूखने लगें तो उससे ये परेशानियाँ आती हैं। और सबसे बड़ा लक्षण इसका है कि रोगी को प्यास तो लगेगी लेकिन पानी पीने की इच्छा नहीं करेगा और पीना नहीं चाहेगा, लेकिन प्यास लगेगी। तो इसमें हीट अगर बढ़ जाए तो उसमें सूखापन आता है पर प्यास भी बढ़ती है, और yin घटने पर अगर सूखापन आता है तो प्यास ही लगती है पर रोगी पीना नहीं चाहता। और रोगी को इसमें क्या करना चाहिए, घुट घुट पानी पीता है और कभी कभी रोगी प्यास के बावजूद गर्म पेय पीना चाहता है। ऐसा yin डिफिशिएंसी के कारण उसको होता है। तो इसमें जो प्रोटोकॉल है वो लगाएं। ST36, SP3, SP6, CV12 इनको टोन करें और इन पर मोक्सा ना करें। अगला पैटर्न, ये एक्सेस टाइप के पैटर्न हो चुके हैं। अभी तक आपने डेफिशिएंसी के देखे, अब एक्सेस की बात करते हैं। आमाशय हमारा ये है स्टमक, उसमें हीट ज़्यादा बढ़ जाए तो यह ऐसा बोलते हैं कि पेट में गर्मी हो गई है, आमाशय गर्म हो चुका है। तो हीट इन स्टमक का इलाज और इसके लक्षण क्या हैं। तो इसमें भूख अधिक लगेगी क्योंकि हीट बढ़ी हुई तो भूख ज़्यादा लगेगी। कब्ज होगा, मसूड़ों में सूजन, लाली, दर्द होगा और प्यास तथा ठंडा पेय
आदमी को पीने की इच्छा होगी, खट्टी डकारें आएंगी, नौजिया, खाते ही उल्टी करना, और मुंह में से उसके दुर्गंध आएगी क्योंकि उसके पेट में हीट बढ़ी है। तो ये लक्षण आप देखें और उसी प्रकार से प्रोटोकॉल का सिलेक्शन करें। जीभ लाल होगी, पीला सूखा गाढ़ा लेप होगा, और नब्ज गहरी, भरी और तेज होगी। तो ये रोग स्टमक हीट बढ़ने का उनको होता है जो गर्म तासीर का भोजन, गर्म मसालों का भोजन दिन रात करते हैं, और तम्बाकू और गुटखा और धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो उनके स्टमक में गर्मी बढ़ जाती है। तो इस गर्मी को घटाना होगा, क्योंकि स्टमक में हीट अगर बढ़ी तो बॉडी के जो द्रव्य हैं वो जलने लगते हैं। इसमें जो उपचार प्रोटोकॉल हैं वो आप नोट करें। ST21, ST44, ST45, P6, SP6, CV12 या CV12, CV13, इन सभी पॉइंट को आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो CV12 को इसमें छोड़ देंगे और उसको टोन करेंगे, और बाकी के जितने भी पॉइंट हैं उन सबको सीडेट करेंगे। केवल CV12 को टोन करना है यहाँ पर। अगला पैटर्न है आमाशय में कफ पित्त होना, यानी कि फ्लेम फायर इन स्टमक। इसमें लक्षण है पेड़ों में भारीपन, प्यास कम लगना, और दस्त में उसके म्यूकस आने लगता है। पीला जो जीभ है उसकी पीला चिपचिपा गाढ़ा लेप होगा उस पर, और जीभ के मध्य में बीच में एक क्रेक होगी, लाइन होगी, और उसमें पीलापन होगा। तो जो गर्म तासीर का भोजन खाते हैं उसको स्टमक में हीट बढ़ जाती है। तम्बाकू आदि का खाने से स्टमक हीट बढ़ती है, और गर्म तासीर वाले भोजन, तले भुने भोजन, चिकनाई युक्त भोजन से स्टमक में फ्लेम फायर बढ़ जाती है। स्टमक में फ्लेम फायर, कफ पित्त बढ़ने के कारण आमाशय में भारीपन आने लगता है, भरापन लगता है, और कफ के कारण भारीपन लगता है तथा प्यास भी कम लगने लगती है। इन स्टमक में ये आपको लक्षण बताएं, आमाशय में भारीपन, प्यास कम लगना, और उसके दस्त में म्यूकस हो सकता है, जीभ पर पीली परत, चिपचिपा लेप, गर्म तासीर वाले भोजन, घी तेल, चिकनाई भोजन से ये रोग बढ़ जाता है। तो स्टमक में जो फ्लेम फायर, वो कफ पित्त बढ़ने के कारण आमाशय में भारीपन, भरापन तथा भारीपन लगता है। कफ के कारण भारीपन लगता है और प्यास भी कम लगती है। इसमें जो पॉइंट है स्क्रीन में देख रहे हैं, ST21, ST44, 45, SP6 को सीडेट करें, और CV12, CV12 और 13 को टोन करें। अगला पैटर्न एक्सेस टाइप में अटैक ऑफ कोल्ड ऑन स्टमक, यानी कि आमाशय में ठंड का प्रकोप। यदि आमाशय में कोल्ड का प्रकोप हो जाए, अटैक आ जाए, तो इससे एपिगैस्ट्रिम में एकाएक दर्द उठेगा, यानी कि पेड़ों के नीचे तथा पेड़ों में, तथा गर्म भोजन और पेय पसंद करेगा। ये सिम्टम्स हैं। ठंडा खाते ही उल्टी करेगा, उल्टी में केवल पानी निकलता है। इसकी पहचान है मुख्य लक्षण की कि अगर किसी को कोल्ड का अटैक पेट पर हो जाए तो इसका मतलब उसको पता लगेगा कि उसके जो उल्टी होती है उसमें केवल पानी निकलता है, ठंडक लगती है, गर्म पसंद करता है। तो उस समय आमाशय में ठंड का उपचार करना होगा। अटैक ऑफ कोल्ड ऑन स्टमक, इस पैटर्न पर आपको नीचे दिखे पॉइंट लगा सकते हैं या सामने जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, ST21, ST34, SP4, CV13, इनको सीडेट करें। ST21 इस पर
आप मोक्सा कर सकते हैं, ST34, तो इन पॉइंट को आप नियमित रूप से लगाएं। अब स्टमक QI कॉन्ट्रावैक्शन, ये अगला पैटर्न है और इसमें जो लक्षण हैं, डकारें आती हैं, उल्टी होती है, हिचकी आ जाती हैं, उबकाई आने लगती है, कोई परिवर्तन नहीं होता जीभ में। और इसमें जो ज़्यादा चिंता करते हैं दुख के कारण स्टमक QI अवरुद्ध हो जाती है और प्रवाह नीचे की ओर नहीं होता, मार्ग उल्लंघन हो जाता है, यानी कॉन्ट्रावैक्शन हो जाता है तथा स्टमक QI और बॉडी फ्लूइड उल्टे चलने लगते हैं, जिससे उल्टी डकार आदि आने लगते हैं। तो स्टमक में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड और मन में बहुत ज़्यादा चिंताओं के कारण स्टमक QI नीचे की ओर नहीं जा पाती। तो जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं दुख के कारण उनके स्टमक QI की अवरुद्ध हो जाती है और उसका प्रवाह नीचे की ओर नहीं जाता तथा कॉन्ट्रावैक्शन होने लगता है। तो पेट में, स्टमक में अधिक गर्मी और ज़्यादा ठंड और मन की दुश्चिंता के कारण स्टमक QI नीचे की ओर प्रभावित नहीं हो पाती और अवरुद्ध हो जाती है। तो फिर स्टमक में ऊर्जा का कॉन्ट्रावैक्शन होने लगता है और उल्टी चलने लगती है। इसके मार्गों को ठीक करने के लिए ऊर्जा को नीचे की ओर प्रभावित करना होता है। P6, SP4, CV10, CV13, इसको आप स्क्रीन पर देखें। P6, SP4, CV10, CV13, इनको सबको सीडेट करें। रिटेंशन ऑफ फूड इन स्टमक, पेट में भोजन का अवरुद्ध हो जाना। ऐसे में पेड़ों में भारीपन लगेगा, तनाव लगेगा और उल्टी का भाव हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, खट्टी डकारें, उबकाई आएंगी, उल्टी होगी, मुंह से दुर्गंध आना, अनिद्रा यानी कि नींद की कमी। तो जीभ पर सफ़ेद तथा पीली गाढ़ी परत होगी। तो ये जो रोग का कारक है उसका क्या है, जो बहुत ज़्यादा भोजन लेते हैं आवश्यकता से अधिक, उनको रिटेंशन ऑफ फूड हो जाता है। और जो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी भोजन चबाते हैं, बिना चबाए भोजन निगल लेते हैं, उनको रिटेंशन ऑफ फूड हो जाता है। तो जल्दी जल्दी बिना चबाए भोजन करने से रिटेंशन ऑफ फूड हो जाता है। तो इसमें जो उपचार देंगे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ST21, ST44, ST45, SP4, P6, CV10, CV13, तो इन पॉइंट को सीडेट करें। इसके बाद ब्लड स्टेटिस इन स्टमक, यानी कि आमाशय में रक्त स्राव और रक्त की रुकावट दोनों का इलाज यहाँ पर करें। एपिगैस्ट्रम यानी कि एपिगैस्ट्रम, पेडू वाले भाग में छुरा भौंकने की तरह का दर्द जो दबाने अथवा सेकने से ठीक हो जाता है। भोजन के बाद दर्द होना और मल में रक्त आना, ब्लड आना, या मुंह से गहरे रक्त की उल्टी भी हो सकती है। तो ये लक्षण है ब्लड स्टेटिस इन स्टमक। तो इसमें जो उपचार, इसमें जो प्रोटोकॉल स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ST21, ST34, SP10, CV10, UB17, UB17, UB18, इन सबको